श्रोताओ, आज हमारे साथ श्री सुभाष चंद्र जी हैं। आप शायद जानते हैं कि आप उपाध्यक्ष हैं स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा के, और इसके साथ साथ जो स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा का जो स्टेट टास्क फोर्स है उसके भी आप उपाध्यक्ष हैं। तो सुभाष जी, स्वागत है आपका स्टूडियो में। और जैसा कि अभी अभी सर्वेक्षण हुआ है और हरियाणा का दूसरा नंबर आया है, और उसमें कई शहरों में पंचकुला जैसे शहरों ने काफ़ी अच्छी छलांग लगाई, उपलब्धि हासिल की है। तो अब एक तो थोड़ा सा अतीत में बताइए कि क्या क्या अपनी गतिविधियां की जिसमें कि यहाँ तक हम पहुँचे, और आगे हमारा क्या लक्ष्य है। सभी श्रोताओं को मैं अपनी ओर से हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं और नमस्कार करता हूं। जैसा कि आपने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन की क्या उपलब्धि है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब मिशन की शुरुआत की तो उन्होंने शुरुआत में ही कहा था कि ये मिशन एक सामाजिक मिशन होना चाहिए, बनना चाहिए, जब बदलाव आएंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी उन्हीं के पदचिन्हों पर चलते हुए इस मिशन को निरंतर सामाजिक मिशन बनाने में लगे हुए हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूँगा, पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमीशन के बराबर एक मिशन तैयार किया जिसका नाम स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उसके चेयरमैन हैं, और दोनों विभागों को पर्टिकुलर जोड़ के, पंचायत और निकाय को जोड़ के, उनके दोनों मंत्री उसमें उपाध्यक्ष के नाते से काम देखते हैं। लेकिन तीनों ही लोगों पर दायित्वों का, अपने अपने विभाग का दायित्वों का बर्डन और बोझ रहता है। तो मुख्यमंत्री जी ने बड़ी गंभीरता के साथ इस विषय की महत्ता को समझते हुए एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन का दायित्व मुझे सौंपा, और उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के निर्देशन में स्वच्छ भारत मिशन निरंतर प्रगति की ओर बढ़ रहा है और एक सामाजिक अभियान जो है बनता जा रहा है। उसी का परिणाम है कि 2000 स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 जो देश का सबसे बड़ा सर्वेक्षण रहा, उसमें हरियाणा देश भर में दूसरे स्थान पर रहा, और हमारे कई ज़िले, गुरुग्राम और रोहतक भी उनमें से एक है, और इसके अलावा करनाल और पंचकुला, इन सब 3-4 जिलों ने एक अच्छी छलांग के साथ एक अच्छा सम्मान और एक अच्छा रैंक ये प्राप्त किया है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता सैनिक, जो हमारे सफाई मित्र जिनको हम कहते हैं, अब ये परिभाषा बदली है प्रधानमंत्री जी ने। अब ये सफाई मित्र, इनको मोदी जी ने नाम दिया, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने इनको स्वच्छता सैनिक का नाम दिया। तो इनके सम्मान में आज हमने रोहतक के अंदर एक बहुत बड़ा आयोजन, जैसे आप सबको ध्यान होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने कुंभ के दौरान, क्योंकि स्वच्छता की व्यवस्था स्वच्छता मित्रों ने बहुत अच्छी की, तो इसलिए मोदी जी ने उनके पैर धो करके उनका सम्मान किया था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उसी प्रकार की कल्पना को साकार करते हुए रोहतक में एक आज बहुत बड़ा कार्यक्रम, जिसमें लगभग हमने 300-400 स्वच्छता सैनिकों को, सफाई मित्रों को आज सम्मानित किया है, उनका सम्मान बढ़ाया है। क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन की यदि कोई महत्वपूर्ण कड़ी है, अहम कड़ी है, बेशक वो अंतिम कड़ी है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, उसको जब तक सम्मान नहीं मिलेगा तब तक बदलाव नहीं आएंगे। और जो पार्टी का चिंतन है, अध्योदय का चिंतन, अंत्योदय का चिंतन, ये वही चिंतन है, और इसी सम्मान को लेकर के आज ये बड़ा कार्यक्रम हमने रखा। कल ये कार्यक्रम हमारा गुरुग्राम में था, वहाँ भी 400 लोगों को हमने, स्वच्छता सैनिकों को सम्मानित किया। और वास्तव में आप देखिए, मैं बिल्कुल आपको एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस प्रकार का सम्मान यदि हरियाणा के अंदर किसी ने शुरू किया है तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा और उनके निर्देशन में स्वच्छ भारत अभियान ने शुरू किया है। जी सुभाष जी, जब आपको उपाध्यक्ष बनाया गया था तो सबसे पहले आकाशवाणी रोहतक ने आपको आमंत्रित किया था, और पहला इंटरव्यू आपका यहाँ से प्रसारित हुआ था, और तब से लेके लगातार हम आपकी जो स्वच्छता संबंधी गतिविधियाँ हैं उन पर हम आपसे प्रोग्राम करते रहते हैं, जानकारी हासिल करते रहते हैं। अभी कुछ शहरों का, जैसे रोहतक जैसे शहरों का जो पिछले जो सर्वेक्षण था उसके मुकाबले में कुछ स्थान ऊपर नीचे भी हुआ है। जी जी। तो इसका क्या कारण रहा? देखिए मिश्रा जी, जो स्वच्छता का विषय है ये एक व्यवहारिक विषय है। इसमें केवल हम सब कुछ सरकार पे, प्रशासन पे छोड़ देंगे तो मैं मानता हूं कि बदलाव नहीं आएगा। और हम सबको पता है कि पिछले 2 वर्ष हमारे किस प्रकार से कोविड के रहे, जान बचाने के लिए हम सब लोग जूझते रहे, संघर्ष करते रहे। तो ये स्वच्छता जैसा विषय क्या, हर विषय पटरी से उतर गया था।
तो लेकिन फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी का निरंतर पूछताछ, उनका मार्गदर्शन हम सब से जुड़ा रहा, उनका मिलता रहा। फिर भी एक दो ज़िले हमारे ऐसे हैं जो थोड़ा सा डाउन गए हैं, लेकिन मैक्सिमम हमारे जो शहर हैं, निकाय, नगर पालिकाएँ, वो एक प्रोग्रेस तरीके से आगे बढ़ी है। और इसका जो सारा श्रेय है मैं प्रदेश की जनता को ही देना चाहूँगा। प्रदेश की जनता ही इस सम्मान की हकदार है, क्योंकि उनकी जागरूकता के कारण ही प्रदेश में निरंतर बदलाव आ रहे हैं, और आगे भी यदि बदलाव आएंगे तो उन्हीं की सहयोग से और उन्हीं की ही हिस्सेदारी से संभव हो सकेगा। जी। अच्छा, हरियाणा ने जैसे दूसरा स्थान हासिल किया है, तो ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि कुछ समग्रता में ही किया गया है हरियाणा स्टेट के बारे में। तो कैसे आप कोऑर्डिनेट करते हैं पूरे हरियाणा का, और भविष्य में क्या योजनाएं हैं अब? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस विषय को बहुत गंभीरता से लिया। जैसे मैंने आपको बताया, पहले एक मिशन का गठन किया, फिर एक स्टेट टास्क फोर्स बनाई, और उनका तो एक शुरू से ही पहले दिन से उन्होंने एक आह्वान भी किया था और एक नारा और एक स्लोगन भी दिया कि जब ये मिशन गैर सरकारी बनेगा तभी असरदारी बनेगा। तो उन्होंने इसके साथ साथ अभी तुरंत एक साल पहले ही कोविड के दौरान ही एक स्टेट टास्क फोर्स का गठन किया। ये जो टास्क फोर्स है, इसमें सारे के सारे हमारे सामाजिक लोगों को हमने सदस्य के नाते बनाया। 22 ज़िले हैं तो 22 ज़िले में हमारा प्रयास है। अभी 14 ज़िलों में हमारे स्टेट टास्क फोर्स के मेंबर हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुमति दे दी है कि आप बाकी जो ज़िले बचे हैं उनमें भी एक सदस्य हमारा स्टेट टास्क फोर्स का हर ज़िले में हो, जो अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेट करे, जो अधिकारियों के साथ तालमेल बिठा करके विषय को आगे तक लेके जाए। इससे एक कदम और आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स का भी परमिशन अपने को दी थी, और वो परमिशन क्या लगभग तैयार हो चुकी है। हमने पूरी सूची बना करके माननीय मुख्यमंत्री जी को दे दी है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने स्तर पर उन सब का वेरिफिकेशन करा रही है, और जल्द ही ये डिस्ट्रिक्ट की टास्क फोर्स भी बनने वाली है, जिसमें हर जिले में 7 सामाजिक लोगों को, ऐसे लोग जो धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में या कॉलेज के क्षेत्र में, अपने अपने क्षेत्र में और स्वच्छता के साथ लगाव रखते हैं, जुड़ाव रखते हैं, उन सब लोगों को डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स का मेंबर बनाया जाएगा, और उसमें 7 ही सरकारी ऑफिसर्स भी मेंबर होंगे। तो वो सब मिलकर के अपने अपने ज़िले की एक व्यवस्था बनाएंगे, और इस प्रकार की व्यवस्था बनाएंगे तो हमें लगता है कि आने वाला समय यदि अच्छा रहा, बढ़िया रहा, तो और बेहतर परिणाम स्वच्छता को लेकर के प्रदेश को मिलने वाले हैं। एक बड़ी चुनौती, क्योंकि हम जानते हैं हमारा देश विकासशील देश है और संसाधन हमारे सीमित हैं, तो जो कूड़ा शोधक यंत्र होते हैं, जैसे हम कूड़े को डिस्पोज करते हैं और उसको बाहर तो देशों में बहुत सारे उनके पास मशीनें हैं, उनकी तकनीक है, इस बारे में भी क्या कुछ योजना है? बिल्कुल, आपने बहुत सच्ची और कड़वी बात कही कि हम सब के पास संसाधन सीमित हैं। मैं आपकी बात से 200% सहमत हूँ। जब तक हमारे कचरे का 0% प्रबंधन या वेस्ट नहीं होगा, तब तक हम सफलता की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले कहा कि लोगों का मन तो बनाइए, लोगों का मन बनेगा तो व्यवस्थाएं हो जाएंगी, व्यवस्था ना भी होगी तो भी हम बेहतर परिणाम दे पाएंगे। तो अभी हमारा जो पहला स्टेप था वो केवल और केवल जन जागरण का था, अवेयरनेस का था, कि लोगों का मन बन जाए कि स्वच्छता हम सबको अपनानी है। अब दूसरे चरण की हम बात करें तो दूसरा चरण में हम अगला स्टेप हमारा ये है कि हम कैसे जीरो वेस्ट की ओर बढ़ सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से नई नई तकनीक्स को अपने प्रदेश के अंदर हम लागू कर सकते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश के अंदर 11 क्लस्टर बनाए हैं, और उन सभी 11 के 11 क्लस्टर में, जिसमें एक एक क्लस्टर के अंदर 2 जिलों को जोड़ा है, वहाँ पर कचरा प्रबंधन सेंटर, और जहाँ जीरो वेस्ट उनका सेग्रीगेशन हर तरीके से व्यवस्थित तरीके से किया जाएगा। तो उसका हमारा सब कुछ व्यवस्था बन चुकी है। कोविड को लेकर के थोड़ा लेट रहे होवे, व्यवस्था सिरे नहीं चढ़ पाई, लेकिन आने वाले समय में हमें लगता है कि जल्द ही हम अपने जो 11 क्लस्टर हैं उनको एक्टिव कर लेंगे। एक आम धारणा ये है सुभाष जी कि जो आम जन है, जब तक किसी अभियान से नहीं जुड़ता तब तक उस अभियान की सफलता जो है वो सुनिश्चित नहीं होती। और स्वच्छता का अभियान ऐसा है जिसमें आम जन की भागीदारी बहुत ज़रूरी है, और यही कारण है कि अतीत काल से हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जैसे लोग जो हैं, महापुरुष भी इस ऐसे कार्य से जुड़े रहे हैं।
तो अब आम जन को इससे बिल्कुल मतलब 100% रूप से जोड़ा जाए। वो ये ना सोचें कि कमेटी की गाड़ी आ रही है, कमेटी के लोग आ रहे हैं, वही सफाई करेंगे। उनका भी कुछ अपना दायित्व है। इस बारे में भी कुछ जागरूकता अभियान या कोई पहल आप करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम पहले दिन से ही इस प्रकार की जन जागरण रैलियां स्वच्छता को लेकर के कॉलेजेस में सामाजिक लोगों के साथ, धार्मिक संस्थाओं के साथ, जैसे मैं आपको बता देना चाहता हूं, संत निरंकारी समागम हुआ तो हमने उनके मंच पर ये आह्वान और ये अपील की, उन्होंने इस अपील को स्वीकार भी किया। अभी उनका समागम लगने वाला है तो समागम से पहले हम उनसे बात करेंगे और बात करके उनसे आग्रह करेंगे कि आप अपने समागम को प्लास्टिक फ्री करें और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। पिछली बार हमने किया था और ये आग्रह उन्होंने हमारा स्वीकार भी किया था। ठीक ऐसे ही आयोजन, धार्मिक आयोजन भी जो होंगे तो उन सब को भी हमें, देखिए ये एक सतत मुहिम है, निरंतर मुहिम है और इस निरंतर मुहिम में हमें जन जन को जोड़ना पड़ेगा और जब जन जन जुड़ेंगे तो आंदोलन कोई भी हो सफलता उसको निश्चित रूप से मिलेगी। तो स्वच्छता जो है एक ये व्यवहारिक विषय है और जब तक व्यवहार में नहीं आएगा तब तक बदलाव नहीं आएगा। हमारा यही प्रयास है कि इसको हम व्यवहारिक विषय बनाएं, जन जन का विषय बनाएं और जन जन को इसके साथ जोड़े और जन जन इसके साथ जुड़े। और मैं तो जहाँ भी जाता हूँ, आज के कार्यक्रम में लगभग काफ़ी संख्या थी हमारी, हजारों की संख्या में स्वच्छता कर्मचारी भी थे और दूसरे सामाजिक लोग भी थे। तो सबको हमने एक ही संकल्प दिलवाया और वो संकल्प ये है, मैं आपके आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से भी ये अपील करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा कि एक संकल्प आप सब जरूर लें कि ना गंदगी करें, ना गंदगी करने दें। तो यही संकल्प यदि हम सब ले लेंगे तो बदलाव बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा है और समृद्ध है और इसमें बहुत बड़ी ताकत है। बहुत शुक्रिया सुभाष जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे साथ बात की। धन्यवाद। मैं आपका भी बहुत बहुत आभारी, धन्यवाद। आप समय समय पे इस सामाजिक विषय के लिए मुझे यहाँ बुलाते रहते हैं और प्रदेश भर में जो ये चेतना का काम आप कर रहे हैं इसके लिए मैं आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं।